हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सिस्टम है, या जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ सेंटर स्टेट और स्टेट स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है कि किस तरीके से जो गवर्नर का रोल होता है स्टेट में, उसको लेके लगातार क्या कंट्रोवर्सीज बनी हुई हैं। इसके अलावा आज के इस डिटेल लेक्चर में हम आपसे यह भी बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या संवैधानिक कौन से वो प्रोविजंस हैं जिनके तहत गवर्नर को डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई हैं स्टेट का हेड होने के नाते। इसके अलावा इस बारे में भी एक चर्चा हो जाए जिससे आपकी थॉट प्रोसेस, आपका नॉलेज बेस और बढ़ सके, इनहेंस हो सके कि गवर्नर का जब इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जा रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत हीटेड डिबेट्स हुई और किस तरह का रोल गवर्नर को, किस तरह की पावर्स गवर्नर को दी जाएं, इससे रिलेटेड अलग अलग खेमे डाइवर्जेंट व्यूज में बट गए। फाइनली जो चॉइस हमने चूज की फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर एज द हेड ऑफ द स्टेट, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही, क्या वो डिफरेंट कन्फ्रंटेशंस हैं कुछ रीसेंट एग्जांपल्स के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जिन्होंने क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की है कि गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए स्टेट में, उन सभी के बारे में आज एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ हो ही जाए। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आप लगातार पिछले कुछ महीनों में देख रहे होंगे जहां पे गवर्नर और वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, राजस्थान हो, इसके अलावा और भी स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल हो, वहां पर एक कन्फ्रंटेशन बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स लगातार बना हुआ है। और यह जो हमेशा से एक बहुत डेलिकेट रिलेशनशिप रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, वो कौन है? ऑनरेबल गवर्नर। सिमिलरली नेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ऑनरेबल गवर्नर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके बीच में कई सारे इश्यूज को लेके कई बार एक कन्फ्रंटेशन की या हो सकता है डिफरेंट व्यूज की सिचुएशन बन जाए। जैसे महाराष्ट्र का अगर आप रीसेंट एग्जांपल देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इवॉल्व उसमें हो गई है, जहां पर ऑनरेबल गवर्नर ने जो गवर्नमेंट ने डेट सजेस्ट की थी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, उसको गवर्नर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इस वजह से स्पीकर का चुनाव वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हो पाया। और आज भी महाराष्ट्र की जो असेंबली है, स्पीकर का चुनाव ना होने की वजह से, इलेक्शन ना होने की वजह से बिना स्पीकर के ही फंक्शन करने के लिए मजबूर है। सिमिलरली जो केस केरला में हुआ, और इससे पहले जो हमने एक लेक्चर डिलीवर किया केरला में गवर्नर की जो कंट्रोवर्सी बनी रही, उनके रोल एज चांसलर ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी, खासतौर से जब स्टेट गवर्नर ने जो वाइस चांसलर है कन्नूर यूनिवर्सिटी के, उनको रीअपॉइंटमेंट को लेके कई सारे एलिगेशंस लगाए केरला गवर्नमेंट के खिलाफ कि केरला गवर्नमेंट ने मुझे प्रेशराइज किया जो वाइस चांसलर हैं इनका रीअपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए। इसके बारे में हम बहुत पहले ही एक डिटेल लेक्चर आपको डिलीवर कर चुके हैं, जो आप चाहें तो एजुकेशन या पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में आप देख सकते हैं। दो रिसेंट एग्जांपल्स ने फिर से इस कंटेंशियस इश्यू को फोरफ्रंट पे ला दिया है। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला ने कन्फेस किया कि एक्चुअली जो ये रीअपॉइंटमेंट था वाइस चांसलर का, इसको कंफर्म तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझ पे केरला गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला और अब मुझे लगता है कि जो मैंने कंफर्मेशन दी वो शायद मुझे नहीं देनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस प्रेशर में लिए हुए डिसीजन की वजह से जो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी मेरी होती है कि अगर आप गवर्नर हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट की, उसके चांसलर माने ही जाएंगे। तो ये जो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी है मेरी एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, मैं उससे रिजाइन करता हूं या उसको छोड़ता हूं। कई बार कई डिस्कशंस हुए और समझाने की कोशिश की गई कि जब तक आप गवर्नर रहेंगे, क्योंकि एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में आपको वहां की यूनिवर्सिटीज का चांसलर रहना ही होगा। यह ऑप्शन आपके पास नहीं है कि मैं गवर्नर तो रहूं लेकिन चांसलर ना रहूं, क्योंकि लॉ इन दोनों चीजों को सेपरेट करने की परमिशन नहीं देता। ऑनरेबल गवर्नर के जो एलिगेशंस हैं उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो लगाए, क्या यह पहली बार ऐसा इंडियन पॉलिटी में देखा जा रहा है? ऐसा नहीं है।
पिछले कुछ सालों में, इससे पहले भी मैं तो कहूंगा कि जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से गवर्नर के रोल को लेके बड़े ही इंटरेस्टिंग व्यूज और सिचुएशंस इमर्ज होते रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी में। और मुझे लगता है ये हमारी मैच्योरिटी ही कहेंगे हमारी डेमोक्रेसी की, जिन्होंने इन सारे कन्फ्रंटेशंस को, हो सकता है कई बार जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू सिस्टम में रहते हुए, उनके प्रोविजंस के तहत और ज्यादा क्लैरिटी लाते हुए इन सारे इश्यूज को टाइम पे रिजॉल्व कर लिया गया है। जैसे वेस्ट बंगाल में बार बार आप न्यूज में सुनते होंगे, जहां पर ऑनरेबल गवर्नर और वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में कई इश्यूज को लेकर लगातार कन्फ्रंटेशन सिचुएशन बन जाती है। इसी तरीके से राजस्थान में जब ऑनरेबल गवर्नर ने जो एडवाइस दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जैसा कि महाराष्ट्र में स्पीकर के इलेक्शन की डेट को लेकर कन्फ्रंटेशन बन गया है। सिमिलर सिचुएशन राजस्थान में भी देखी गई है। जो गवर्नर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके जो कन्फ्रंटेशंस हैं ये पास्ट में भी देखे गए, लेकिन कई लोगों का कहना है कि रीसेंट पास्ट में ये कन्फ्रंटेशंस थोड़े से हो सकता है ज्यादा बढ़ गए हों। अनफॉर्चुनेट कहेंगे सिचुएशन को कि ये जो कन्फ्रंटेशंस हैं जो पर्दे के पीछे रहने चाहिए थे, अब ये कई बार पर्दे के आगे आ चुके हैं। कॉमन पब्लिक इन कन्फ्रंटेशंस को विटनेस करना शुरू कर चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज में रहते हुए इन कन्फ्रंटेशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल है, आम पब्लिक है, जनता है, उनका थोड़ा सा जो ट्रस्ट होता है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे या हमारे पॉलिटी स्ट्रक्चर पे या इंस्टीट्यूशंस पे या उन हेड्स पे या उन बेसिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जिनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को या पॉलिटी को चलाना, कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट में थोड़ा सा हो सकता है ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होना शुरू हो जाए, इरोजन होना शुरू हो जाए, जो कि एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं कही जा सकती किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। दोस्तों, क्यों एक्चुअली ये कन्फ्रंटेशंस कई बार उभर कर आते हैं? इसका सबसे बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि जो ऑनरेबल गवर्नर्स हैं उनको कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स दी गई हैं। मतलब उन एरियाज में गवर्नर चाहें तो चीफ मिनिस्टर या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बात ना माने, ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं। ये जो रिलेशनशिप है गवर्नर का और चीफ मिनिस्टर का, बेस्ट ऑफ द टाइम में से भी इतना सिंपल और टेंशन फ्री जनरली नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप गवर्नर की पोजीशन की जिस तरीके से क्रिएट की गई उसकी आप पास हिस्ट्री देखें, तो फिर आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्यों ये कंफ्यूजन लगातार बना रहता है गवर्नर की पोजीशन को लेके, गवर्नर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। थोड़ा सा कॉलोनियल टाइम्स में जाते हैं तो कॉलोनियल एरा में जो गवर्नर हुआ करते थे वो एकदम एब्सोल्यूट रूलर हुआ करते थे किसी भी प्रोविंस के, और किसी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो आंसरेबिलिटी होती थी वो डायरेक्टली अल्टीमेटली हिज मैजेस्टी द किंग और क्वीन को ही या क्राउन को ही होती थी। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई कि गवर्नर की क्या पोजीशन होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या पावर्स दी जानी चाहिए, तो अगर आप डिबेट्स को देखें तो बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से निकलकर आते हैं कि किस टाइप की पावर, किस टाइप की अथॉरिटी, किस टाइप का रोल गवर्नर को दिया जाए। असेंबली में कई सारे मेंबर्स या कुछ सेक्शंस ऐसे थे कि जो पावर्स या जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलोनियल एरा में गवर्नर्स को दी गई थी, उसी को आगे कैरी आउट किया जाए इंडिपेंडेंट इंडिया में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, खासतौर से डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बहुत क्लियर थे अपने माइंडसेट में कि गवर्नर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके हाथ में होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होगी, चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगी। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा हालांकि रियल पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में होगी, स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन ताकि यूनियन का या सेंटर का एक कंट्रोल बेसिकली बना रहे स्टेट्स पे या वो लिंकेज बना रहे स्टेट्स पे, गवर्नर को कुछ बेसिकली एरियाज में कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स दे दी जाएं। जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ये डिस्क्रेशनरी पावर देने की जो थॉट प्रोसेस थी शायद इस मोटिव से मोटिवेट हुई होगी कि स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसका थोड़ा सा सबऑर्डिनेट माना जाता है। इसका मतलब गवर्नर्स जो कहीं ना कहीं माना जाता है कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर डिसाइड करता है
किस स्टेट में कौन गवर्नर जाएगा, तो यूनियन अपनी कुछ बातें या अपने तरीके से या अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या अपना एक इन्फ्लुएंस इंश्योर कर सके स्टेट गवर्नमेंट्स में इस थॉट प्रोसेस के साथ। और कई बार ये डिबेट होती है कि क्या या किस टाइप का हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसका आंसर हमेशा ये निकल के आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड बेसिकली फेडरल पॉलिटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे एरियाज में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, अपनी उनकी डिफरेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल आर्किटेक्चर देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या जो यूनियन है उसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन में प्रिडिक्ट करता है, डिपिक्ट करता है। तो शायद इसी वजह से, इसी थॉट प्रोसेस की वजह से गवर्नर को वो एक्सट्रीम अथॉरिटी, पावर या पोजीशन तो नहीं दी गई जो कॉलोनियल टाइम्स में एंजॉय करते थे, लेकिन उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई इस मैंडेट के साथ कि अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी स्टेट में किसके पास होंगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन कुछ एरियाज में आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी। अब मैं आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेता हूं जब बात हो रही है डिस्क्रिशनरी पावर्स की। ऑनरेबल गवर्नर ये है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और नेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ नेशन कौन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं, क्या ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, हां या ना? नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, पॉलिटी आर्किटेक्चर है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, उनको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसा उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं। लेकिन ऑनरेबल गवर्नर के पास कुछ एक्सट्रीम रेयर केसेस में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो वो चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अगेंस्ट भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो आर्टिकल 163 है वो जो गवर्नर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पावर्स को डिफाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कई क्रिटिक्स का कहना है कि ये हमने ब्लाइंडली उठा लिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसका सेक्शन 50 उससे। और इस वजह क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जो ब्लाइंड रिप्रोडक्शन है सेक्शन 50 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है काफी हद तक यही जिम्मेदार हो कि गवर्नर की क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या अथॉरिटीज होंगी, क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी। ये वेगनेस का मेजर रीजन यही हो सकता है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सेक्शन 50 को हमने उठा तो लिया, लेकिन एक डेमोक्रेटिक इंडिया में किस तरीके से प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स प्रॉपर्ली इसको उस वक्त एनविसाज ना कर पाए हों। लेकिन जैसे जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया आगे बढ़ता गया, कई बार ये सिचुएशंस इवॉल्व हुई और कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करने के लिए, जिसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शमशेर सिंह केस ऑफ 1974। यह पहला लैंडमार्क जजमेंट जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि जो ऑनरेबल गवर्नर हैं वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। सिर्फ कुछ ही वेल नोन डिफाइंड एक्सेप्शनल सिचुएशंस होंगी जिसमें गवर्नर चाहें तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। शमशेर सिंह केस ऑफ 1974 से नबम रेबिया केस ऑफ 2016 सभी में बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर उसी तरीके से काम करेंगे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एड एंड एडवाइस करती है। सिर्फ कुछ एरियाज में ही अपनी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, जिनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो इंटरप्रेट कर सकें, क्लैरिटी ला सकें, या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट हो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिस्प्यूट हो, तो अल्टीमेट रेजोल्यूशन किसके पास है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने भी इस मंशा को, इस इंटेंशन को बार बार क्लियर किया है कि ऑनरेबल गवर्नर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, अल्टीमेटली उनको उसी हिसाब से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना होगा जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट उनको एडवाइस करती है, इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करते हैं। सेंसिबल भी बनता है कि जब लोगों ने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट कर लिया है तो अल्टीमेट पावर तो उनके पास होनी चाहिए। गवर्नर को ना ही तो आप इलेक्ट करते हैं, ना ही आप उनको रिमूव करते हैं, तो किस वजह से उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स फिर दी जाए? अब दोनों केसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। महाराष्ट्र का केस, महाराष्ट्र के ऑनरेबल गवर्नर ने
कि इलेक्शन की डेट क्या होगी ऑनरेबल स्पीकर की, उस डेट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और इस वजह से क्रिटिक्स का कहना है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो डिसीजन है उस डेट को एक्सेप्ट करने का, ये टोटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे, उनके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप टेक्निकली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एज सच गवर्नर का कोई रोल डिफाइन नहीं करता स्पीकर के इलेक्शन में। और स्पीकर का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 178। और ये जो स्पीकर का इलेक्शन है ये सिर्फ किसका, एक्सक्लूसिवली किसका जॉब है? सिर्फ हाउस, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो। इसका मतलब जो हाउस रूल्स हैं वो ही डिफाइन करते हैं कि गवर्नर शैल फिक्स द डेट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नर बेसिकली डेट फिक्स करेंगे, सिर्फ हाउस रूल्स ये चीज को डिफाइन करते हैं। जनरली असेंबलीज में जो प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं उसमें गवर्नमेंट डेट फिक्स करती है, उसको जो असेंबली के सेक्रेटरी होते हैं उनके पास भेजा जाता है और वो फाइनली ऑनरेबल गवर्नर के पास भेजते हैं उनके फाइनल सिग्नेचर के लिए। और जब ये फॉर्मली अप्रूवल मिल जाता है ऑनरेबल गवर्नर से, तो उस पर्टिकुलर डेट को ऑनरेबल स्पीकर के इलेक्शन करवाया जाता है। ऑनरेबल गवर्नर को ड्यूटी बाउंड माना जाता है कि जो भी गवर्नमेंट डेट एडवाइज करे उसको वो एक्सेप्ट करे ही करें। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार यह हुआ है कि किसी गवर्नर ने गवर्नमेंट ने जो डेट एडवाइज की है उसको मानने से मना कर दिया। एक और क्वेश्चन कि मान लीजिए ऑनरेबल गवर्नर जो भी डेट भेजी जाए उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो क्या फिर भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से कोई भी डेट, मान लीजिए अगर गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इसको नहीं माना चाहिए। और अगर गवर्नर बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, परसुएशन के बाद भी ऑनरेबल गवर्नर नहीं मानते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, तो यह भी एक ऑप्शन हो सकता है कि हाउस चाहे तो ये जो हाउस रूल्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट डेट फिक्स करेगी, सेक्रेटरी ऑफ असेंबली को भेजेगी, वो गवर्नर को भेजेंगे फाइनल अप्रूवल के लिए, इस पूरे हाउस रूल को ही चेंज कर दें, जिसमें से गवर्नर के रोल को पूरी तरह हटा दें। और फिर नया प्रोविजन बन सकता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी डेट फिक्स करके भेजेंगे सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली, और वो बिना गवर्नर के अप्रूवल सीधा जो मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं या मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं उनको नोटिफाई कर दें कि इस तारीख को इलेक्शन स्पीकर का होल्ड किया जाएगा। जो इलेक्शन है आप दोनों तरीके से करवा सकते हैं, आप चाहें तो सीक्रेट बैलेट से करवा सकते हैं, आप चाहें हाउस ऑफ द मोशन से भी करवा सकते हैं, जैसे कि सिमिलर इलेक्शन किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा चुनने के लिए। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि कन्फ्रंटेशंस तो बहुत टाइप के देखे जाते हैं बिटवीन ऑनरेबल गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन फ्री इंडिया में पहली बार हुआ कि किसी भी गवर्नर ने डेट एक्सेप्ट करने से या डेट फिक्स करने से मना कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली आज सिचुएशन यह है कि महाराष्ट्र की असेंबली बिना किसी स्पीकर के ऑफिस में हुए वर्क करने के लिए मजबूर है। यह रहा महाराष्ट्र का केस। दूसरा केरला का केस। केरला की सिचुएशन हम अपने पुराने वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक क्विक रिकैप हो जाए। जो केरला की सिचुएशन है यह भी इक्वली इंटरेस्टिंग है, और ये जो कंट्रोवर्सी रही कि जो इनक्यूबेंट वाइस चांसलर है कुन्नून यूनिवर्सिटी के, उनके रीअपॉइंटमेंट को लेके स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि जो वाइस चांसलर हैं उन्हीं का एक्सटेंशन कर दिया जाए, रीअपॉइंट कर दिया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रो चांसलर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन भी हैं, उनके थ्रू इस सजेशन को ऑनरेबल गवर्नर तक पहुंचाया। ऑनरेबल गवर्नर जो एक्स ऑफिशियल चांसलर हैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी उन्हीं को माना जाता है, उन्होंने उस सजेशन को स्क्रूटनाइज किया और उसको एक्सेप्ट करते हुए उनका रीअपॉइंटमेंट ऑर्डर को जारी कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ऑनरेबल गवर्नर वेंट पब्लिक विद सीरियस एलिगेशंस कि उन्होंने जो ऑर्डर साइन किया इस रीअपॉइंटमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके किया, जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो उनके हिसाब से गलत है। यहां पे यह बात समझने की जरूरत है कि ऑनरेबल गवर्नर ने परफेक्टली जो लॉ है रीअपॉइंटमेंट का किसी भी इनक्यूबेंट वाइस चांसलर के, उसी के हिसाब से पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए फाइनल रीअपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स जारी किए हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटी एक्ट है केरला का, उसमें बहुत क्लियर है कि कोई भी इनक्यूबेंट वाइस चांसलर हो वो एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। एक्ट ये नहीं कहता कि किस प्रोसीजर के थ्रू पूरी फाइल चलेगी, प्रोसेस चलेगी रीअपॉइंटमेंट की। चांसलर के ऊपर है कि गवर्नमेंट उनको कोई सजेशन दे, उसको वो माने या ना माने। इनफैक्ट यह भी कहा जाता है कि चांसलर चाहें तो
सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन असेंबली में उनके भी एडवाइस ले सकते हैं और उनके एडवाइस के हिसाब से भी डिफरेंट नेम्स को कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि गवर्नर एज ए मैंडेट एक्ट करते हैं चांसलर ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है रीअपॉइंटमेंट को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके एज वाइस चांसलर इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कि वो कोई ना कोई नेम तो सजेस्ट करेंगे ही करेंगे। गवर्नर चाहें तो अपने आप इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को ऐसे केसेस में, नॉट एज गवर्नर बट एज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज या एज बेसिकली चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया कि केरला में यह डिस्क्रेशन गवर्नर के पास है, वहीं कुछ स्टेट्स कहती हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे वही अपॉइंटमेंट्स गवर्नर को करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। केरला हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है गोपाल कृष्णन वर्सेस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जिसमें यह भी कहा है कि जो भी गवर्नर ऑफ केरला होंगे, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियल चांसलर होंगे हर स्टेट यूनिवर्सिटी के, जब भी कोई अपॉइंटमेंट हो, रीअपॉइंटमेंट हो, तो वो जो भी वाइस चांसलर हो उसकी परफॉर्मेंस को, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज करेंगे और खुद अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेंगे, खुद को फुली सेटिस्फाई करेंगे उसके मेरिट ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर या रीअपॉइंटमेंट लेटर वो साइन करेंगे। और इस पर्टिकुलर केस में भी समझा जाता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जब रीअपॉइंटमेंट का नाम सजेस्ट किया तो ऑनरेबल गवर्नर ने केरला हाई कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से अपना इंडिपेंडेंटली माइंड उसमें अप्लाई किया होगा, उसके बाद ही उसको गो हेड दिया होगा। तो क्वेश्चन यह है कि जब आपने एक बार अप्रूवल दे दिया, रीअपॉइंटमेंट हो गया, तो इतने टाइम के बाद फिर से पब्लिकली इस ग्रीवेंस को एयर करना कि मुझसे प्रेशर में साइन करवाया गया, इस चीज को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात पे भी क्वेश्चन है कि ऑनरेबल गवर्नर कहते हैं कि मैं गवर्नर तो रहूंगा लेकिन मैं जो एक्स ऑफिशियल कैपेसिटी है एज चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज उसको मैं नहीं रखना चाहता, या उस बेसिकली चार्ज को मैं डाइवेस्ट करना चाहता हूं, जो एक्चुअली लीगली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो आपकी सब्सटैंटिव पोस्ट है एज ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब तक आप गवर्नर पोजीशन पर रहेंगे आप ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी माने ही जाएंगे। अब यह एक इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई। क्वेश्चन आता है कि ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है कि जुडिशरी में जाएंगे, फाइनली कोर्ट्स अपनी वर्डिक्ट देंगे और वो गवर्नर की जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजीशन है, फंक्शंस हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उनको टाइम के साथ और क्लियरली डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। लेकिन आई थिंक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो डिटैचमेंट होना चाहिए वो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डिंग पोजीशंस हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और यह भी बहुत क्लियर है कि ऐसी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को जो हमारी चार दीवारी है कॉन्स्टिट्यूशन की, विद इन फोर वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर एक्ट करना ही होगा एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू हिज स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नर जो कि नॉन इलेक्टेड है, अनइलेक्टेड है, उनको एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के लिए या एज ए पैरेलल गवर्नमेंट एक्ट करने के लिए परमिट नहीं कर सकता, वरना तो फिर इलेक्शंस का मीनिंग ही क्या रह जाएगा, वरना तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का मीनिंग ही क्या रह जाएगा अगर गवर्नर इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात सुनना बंद कर दें या उनके अगेंस्ट जाने लगे या अपनी पैरेलल गवर्नमेंट अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगे। तो फिर लोग जिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के असेंबलीज में भेजते हैं उनके मैंडेट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसके अलावा एज ए गवर्नर जो भी आप एक्ट करते हैं उसके लिए आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं, अकाउंटेबल होल्ड किए जाते हैं। इसका मतलब ये जो कन्फ्रंटेशंस हैं ज्यादातर, चाहे ये गवर्नमेंट हो, इससे पहले की गवर्नमेंट और हो सकता है फ्यूचर गवर्नमेंट्स में भी, जनरली उन स्टेट्स में ज्यादा देखे जाते हैं जो ऑपोजिशन रूल्ड होते हैं, मतलब जिनमें सेंटर की और स्टेट की अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब प्रॉब्लम गवर्नर की पोजीशन नहीं, प्रॉब्लम है कि जो सेंस ऑफ डिटैचमेंट होना चाहिए, सेंस ऑफ इंपार्शियलिटी होना चाहिए, सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बजाय कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है हावी हो जाए इस पूरे प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में। आप चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स देख लें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख लें, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी पंडित ठाकुरदास भार्गव का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, एंड ही सेड
The governor will be a man above party and he will look at the minister and government from a detached standpoint. इसका मतलब जो भी ऑनरेबल गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे वो अपनी पार्टी एफिलिएशन को अपने पीछे छोड़ देंगे, पार्टी से ऊपर उठ के देखेंगे और जो उनके मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नमेंट होंगे, उनको भी एक डिटैच स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, फेयर तरीके से देखेंगे, इंपार्शियल तरीके से देखेंगे और सोचेंगे कि ये मेरी स्टेट है, मैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूं, बट अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही है। डिटैचमेंट इज द एसेंस ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर एज वेल। शुरू से ही डिटैचमेंट हमारे वेद पुराण और सारे लिटरेचर हिस्ट्री में देखा गया है कि जब आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएं जहां आपके लिए आपकी पार्टी, दूसरी पार्टी सब बराबर माने जाएं, आप सिर्फ बाय द लॉ जाएं, ये आना इन पोजीशंस में बहुत जरूरी है। लेकिन अभी शायद जो पंडित ठाकुरदास की जो मेन लाइन थी या फोकस था वो शायद अभी तक हम पूरी तरह हमारी पॉलिटी में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अचीव नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, बड़ा कंटेंशियस इशू है, बार बार इश्यूज होते हैं, बार बार जुडिशरी को कई बार इंटरवीन करना पड़ जाता है, कई बार दोनों आपस में मिल बैठ के भी मामले को सुलझा लेते हैं। लेकिन जब भी ऐसे कन्फ्रंटेशंस होते हैं इसका एक नेगेटिव बियरिंग देखा जाता है पब्लिक ओपिनियन पे, या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वीक होता हुआ देखा जाता है कि क्यों ऐसे कन्फ्रंटेशंस 75 ईयर्स के बाद भी इंडिया में आज तक बने हुए हैं। क्यों नहीं गवर्नमेंट एक क्लियर लॉ लाके गवर्नर की पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर दे, या क्यों नहीं जुडिशियल इंटरवेंशंस के थ्रू क्लियरली गवर्नर की पोजीशन को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा है कि जो भी गवर्नर की पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, लॉज, एक्ट्स, हाउस रूल्स एक्सेट्रा तो अमेंड किए ही जा सकते हैं, लेकिन सेंस ऑफ डिटैचमेंट आना चाहिए। अगर आपने उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एज एसडीएम अगर मैं फंक्शन कर रहा हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस रिलीजन से है, कौन किस पार्टी से है, कौन किस कास्ट से है, कौन किस स्किन कलर से है, किसी के बाल काले हैं, गोरे हैं, भूरे हैं, कौन लंबा है, कौन छोटा है। नन ऑफ दैट मैटर्स। व्हाट मैटर्स टू मी इज फेयर एंड स्क्वायर, व्हाट इज लॉ ऑफ द लैंड। तभी हमारी पॉलिटी, हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।